Very good. Sit down. You also sit down. So non-essential means we can synthesize, our body can synthesize, and essential are the one which we have to take in the diet. Same is with the fatty acid. And what is semi-essential? What is semi-essential? Semi-essential means that our body can synthesize but only in the presence of one or two other essential amino acid. यानी कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर पाएगी लेकिन तभी जब कोई एक essential amino acid present होगा. In presence of some other essential acid, it can be synthesized in the body. So today we will study about the glycine. What is glycine? It acts as a neurotransmitter in the brain. It is one of the simplest amino acids. It is used for the formation of many specialized products. For example, entire glycine molecule is incorporated in the purine nucleus. Purine, pyrimidine are the nitrogen bases which you study in the DNA and RNA. Okay? DNA, deoxyribonucleic acid, and RNA is ribonucleic acid. किससे मिलके बना होता है? राइबो शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन. सो प्यूरिन इज मेड फ्रॉम द glycine. Look here. So this is the structure of the purine, and here the carbon atoms at position 4, 5 and nitrogen atom at position 7 of the purines are provided by the glycine. होता क्या है? प्यूरिन और पैरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजन बेस है. तो नाइट्रोजन बेस हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है. अब सिंथेसाइज होगा तो उसको कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? इट विल टेक फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी ओनली. तो इस पर्टिकुलर प्यूरिन में नाइट्रोजन, ये कार्बन एंड दिस कार्बन, ठीक है, ये दोनों कार्बन और नाइट्रोजन ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है. ये नाइट्रोजन एस्पार्टेट प्रोवाइड करता है और ये नाइट्रोजन ग्लूटामिन प्रोवाइड करता है. समझ गए? सो ग्लाइसिन इज इंपॉर्टेंट इन दी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. देन ग्लाइसिन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन ऑल्सो. क्रिएटिन और क्रिएटिनिन अलग अलग होता है, बी वेरी केयरफुल. सो क्रिएटिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शंस इन मसल्स. For muscle contraction, energy is provided by hydrolysis of ATP to ADP. ATP is regenerated by transfer of a high energy phosphate from creatine phosphate to ADP. जब आपको वेट लॉस करना होता है उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है स्प्रिंट मारना या मैराथन करना? नो, मैराथन इज बेटर. बिकॉज जब आप स्प्रिंट करते हो तो आपको इमीडिएटली एनर्जी चाहिए और इमीडिएटली एनर्जी आपको फैट से नहीं मिलती. इमीडिएट एनर्जी आपको मिलती है क्रिएटिनिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से. ठीक है? तो जब आप एकदम से सडन एक्सरसाइज करते हो लाइक स्प्रिंट करना, तो उसमें एनर्जी इमीडिएटली क्रिएटिनिन फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं और फिर आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है. ठीक है? इसके अलावा अगर आप मैराथन करते हो या स्विमिंग करते हो तो आपको कॉन्स्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, कॉन्स्टेंट एनर्जी सप्लाई चाहिए होता है. दैट इज वाई द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट्स. राइट? Now, when muscles are relaxing, creatine phosphate is regenerated. ATP transfers a high energy phosphate to creatine, forming creatine phosphate. Simple. Creatine को हमने phosphate group transfer किया तो ये creatine phosphate बन गया. This is a reversible reaction catalyzed by the creatine kinase. Creatine phosphate plus ADP, creatine kinase express में creatine and ATP. आप हार्ट अटैक के लिए बहुत कॉमन CKMB, CKMM पढ़ा है आपने, CKBB. क्रिएटिन काइनेज के 3 आइसोफॉर्म्स होते हैं, बीबी, एमएम एंड एमबी. ठीक है? मसल ब्रेन, एम एंड बी मसल ब्रेन, बीबी ब्रेन, एमबी मसल, और एमएम कार्डियक मसल के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटिनिन काइनेज. तो किसी मसल इंजरी में क्रिएटिन का लेवल यानी कि सीके का लेवल इंक्रीज होगा. देन क्रिएटिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन. Creatine is catabolized to creatinine, which is excreted in the urine. Creatine is catabolized to creatinine, which is excreted in urine. ये लाइन आपको by heart learn होनी चाहिए. Don't get confused in this line. Now, urinary creatinine excretion over a 24-hour period is fairly constant in an individual and depends upon his or her muscle mass.
लिख लिया? ये फर्स्ट लाइन लिखनी है, दैट creatine is catabolized to creatinine which is excreted in urine. It is for your knowledge only. याद रख सकते हो तो याद रख लो. Then what are sulfur containing amino acids? Methionine. The biologically important compound formed from methionine is S-adenosyl methionine. S is sulfur containing. So S-adenosyl methionine acts as the donor of labile methyl group for various methylation reactions. तो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, दैट इज एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, विच मीन्स मेटाबोलिज्म. मेटाबोलिज्म में भी एनाबोलिज्म इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा रहे हैं एंड वो कंपाउंड्स हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू शुड नो कि वो कहाँ से और कैसे बन रहे हैं, ताकि अगर वो नहीं बन रहे किसी की बॉडी में तो यू कैन कैच कि क्या डिसफंक्शन है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि पर्टिकुलर चीज सिंथेसाइज नहीं हो रही ह्यूमन बॉडी में. राइट? आपके पास कोई पेशेंट आया, कोई पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है, आपको समझ में आया कोई विटामिन या कोई एंजाइम नहीं बन पा रहा है बॉडी में, तो यू शुड गेट अ कैच. फॉर एग्जांपल, आपका किसी पेशेंट को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आपने उसे कैल्शियम सप्लीमेंट दे दिया. साइंस एंड सिम्टम्स से यू गेट टू नो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है एंड यू प्रोवाइडेड विद द calcium supplements. Now the patient is taking calcium supplements from the 6th month, but there is no improvement. Excellent. You should know that vitamin D is essential for the absorption of the calcium. अगर vitamin D नहीं होगा तो calcium कहाँ से बनेगा? Similarly, methionine. So methionine acts as a donor of labile methyl group. Methyl group का जो donor है वो methionine है. अगर हम डाइट में methionine नहीं लेंगे और अगर methionine हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है तो जो भी रिएक्शंस मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर की होती है, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस वो नहीं हो पाएंगी. यस, बोथ ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप. आप दोनों बेटा. ब्लैंक लुक्स मत दो. स्काई ब्लू शर्ट, कॉर्नर, सब आपको ही देख रहे हैं और आप भी. हाँ जी, क्या बातें हो रही है? आप भी प्लीज बेटा. रोल नंबर्स क्या हैं आपके? 36, योर 20. क्या बातें हो रही है? क्या बता रही हूँ मैंने अभी क्या बताया? किसके बारे में? अच्छा. फिर उसके बाद टॉपिक क्या क्लास का? आगे आ जाओ दोनों, आगे आगे आ जाओ. थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ, पूरा टॉपिक गायब. कोई यूज नहीं है आपकी क्लास में बैठने का. क्लास में तो बैठना ही पड़ेगा अटेंडेंस मिलने की, है ना? कई बार क्लास में बैठ के भी नहीं मिलती अटेंडेंस, वो अलग बात है. जब क्लास में बैठना ही है, यहाँ पे आप डांस, सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ भी नहीं कर सकते, तो पढ़ ही लो, काम ही आएगा. एग्जाम तो देने हैं सबको. किसी का मन है पास नहीं होने का? होना है ना पास. और घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, इतना प्रेशर रहता है एंजॉय करने का. हमारी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, बहुत प्रेशर, आई कैन अंडरस्टैंड. तो एटलीस्ट यूटिलाइज योर कॉलेज आवर्स. घर में जाना नहीं जाना इज अ चेरी ऑन द केक, बट प्लीज हैव केक फर्स्ट. चेरी नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन क्लास में बी अटेंटिव. ठीक है? नाउ सिस्टीन. सिस्टीन forms taurine. Cysteine forms taurine which acts as a neurotransmitter in brain. Taurine also conjugates with cholic acid to form taurocholic acid, a bile acid. Then cysteine is also used in the synthesis of coenzyme A from pantothenic acid. और coenzyme A आपको पता है, एसाइल coenzyme A किस में काम आता है? फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में. एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है? सो मेथियोनिन एंड सिस्टीन, दीज अमीनो एसिड्स आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर ब्रेन फंक्शन एंड नर्वस टिश्यू फंक्शन. क्या हुआ? मुझे भी जोक सुनाओ, मैं भी बोर हो रही हूँ. यस, ग्रीन बैग. हाँ जी बेटा, आप दोनों स्टैंड अप ना. किस बात की हंसी आ रही है? बता दो जोक, हम भी हंस लेंगे. Why should you have all the fun?
आप भी बेटा साथ में, हंसते टाइम तो तुम साथ थी, अब तुम बैठ गई हैं, पनिशमेंट सिर्फ उसको मिले। रोल नंबर्स क्या क्या है? रोल नंबर 2 एंड रोल नंबर 6। बताओ, बात तो बता दो। यू डोंट वांट मी टू लाफ? सिट डाउन। द mercaptoethanolamine portion of coenzyme A is derived from the cysteine. सिस्टीन यूज होता है पेंटोथेनिक कोएंजाइम ए के बनने में। कैसे? द mercaptoethanolamine portion of the coenzyme A is derived from the cysteine, and cysteine is also a constituent of the glutathione. What is glutathione? Girls, what is glutathione? कैप्सूल्स आते हैं ना ग्लूटाथियोन का फॉर ग्लोइंग स्किन। आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं ग्लूटाथियोन के। इट इज एंटीऑक्सीडेंट। आरबीसी, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन, पढ़ा था। एनएडीपीएच, एचएमपी शंट, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। वी नीड टू मेंटेन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथियोन सो दैट जितने फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे, आरबीसी मेम्ब्रेन एक्ट नहीं करे। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट। अभी भी रोल नंबर 2 को सीखो। हंसी आ रही है, बढ़िया है। मैम तो पकड़ ही नहीं पाई, क्या हुआ? हा 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 हा। क्या बोला तूने? मुकम्मल खुश हुआ? हाँ, क्या? भीम? So next is glutamate. Gamma aminobutyric acid is formed from glutamate by decarboxylation of the alpha carboxyl group of the glutamate. So अल्फा पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसको हटा देने से यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन से वी फॉर्म गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा COH, ठीक है। So gamma aminobutyric acid acts as neurotransmitter in brain as does glutamate itself, and glutamate is also a constituent of the glutathione. Okay. Now ग्लाइसिन एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है, इससे क्या क्या बनता है वो सब आपको बुक्स में दे रखा है। नाउ दे ऑल्सो हैव इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड दैट हैव बीन डिस्कवर्ड। क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज मे बी ड्यू टू, किस लिए होगा? आइदर ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ग्लाइसिन से, मिथोनिन से, सिस्टीन से, इनसे जो चीज बनती है वो नहीं बन पा रही है। नंबर 2, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। किसी एक स्टेप का अगर एंजाइम मिसिंग है तो जो भी उसका इंटरमीडिएट होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट मेटाबोलाइट, ये प्रॉब्लमेटिक बात है कि पाथ वे इधर नहीं जा रहा तो कहीं तो जाएगा। अब आप जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई वो चलेगा, लेकिन रास्ता गलत ले लिया, जंगल में ही पहुंच गए तो दिक्कत है, ठीक है। सो डिक्रीज इन साइज ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर 1 accumulation of intermediates, number 2, and third is formation of alternate metabolites which can be harmful or toxic. So mind disorders result in mental retardation and other neurological abnormalities, because अभी हमने पढ़ा ना नर्वस टिश्यू में काम आ रहा था, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स और ये सब था। तो आपको कभी भी किसी टॉपिक के बारे में ये याद नहीं आए कि इससे कौन सा डिजीज होता है तो उसका फंक्शन याद कर लो। अगर फंक्शन याद आएगा तो सिंपली उसका फंक्शन नहीं हो पा रहा, उसके फंक्शन ना होने से जो डिजीज हो रहा है दैट विल बी द आंसर। सो many disorders result in mental retardation and other neurological abnormalities. उमंग को नींद आ रही है? उमंग की नींद कभी पूरी नहीं होती है ना। पढ़ता रहता है।
उसमें बैटमैन में एक बैन आता है ना, उसमें मास्क लगा होता है हमेशा। बैन नाम होता है उसका? बेन? नहीं नहीं, बेन होता है ना वो रेड कलर का जो होता है। उमंग क्या चल रहा है क्लास में? इधर आओ, हाँ स्टैंड अप प्लीज, वहीं से बता दो चलो। यस। सुन तो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो। So early diagnosis is important. Treatment started early can prevent neurological abnormalities. Generally, the treatment is restricted intake or exclusion of the affected amino acid from the diet. क्या होगा? Treatment is restricted intake or exclusion of the affected amino acid from the diet. Most common inborn errors, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। प्राइमरी हाइपरऑक्सिलूरिया, मेपल सिरप यूरिन डिजीज, सिस्टीन्यूरिया, होमोसिस्टीन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, टायरोसिनीमिया, एल्बिनिज्म, हिस्टिडीनीमिया एंड हार्टनप डिजीज। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड एल्केप्टोन्यूरिया फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैंने पेपर बनाया तो मेपल सिरप यूरिन डिजीज, ओके, एंड टायरोसिनीमिया। अगर मैंने एग्जाम बनाया तो मैं 2 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। These are my favorite topics: maple syrup urine disease and tyrosinemia. So what is primary hyperoxaluria? Urinary excretion of oxalate is increased genetically in primary hyperoxaluria. यानी ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसके अंदर यूरिन में ऑक्सलेट्स का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई? This is really a disorder of glyoxylate metabolism, but glyoxylate is formed from amino acid that is glycine and hydroxyproline. So glycine से glyoxylate बनता है, ठीक है, और उसका ये मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है। नॉर्मली क्या होता है, ग्लायोक्सिलेट इज ट्रांसएमिनेटेड टू ग्लाइसिन और इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मेट। Oxalate is formed from glyxylate due to deficiency of glycine transaminase or impaired oxidation of the glyoxylate. अभी आपको क्या बताया था डेफिशिएंसी इसमें क्या होती है? या तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं या इंटरमीडिएट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो देखो नॉर्मली होना क्या चाहिए, ग्लाइक्सिलेट के ट्रांसएमिनेशन से ग्लाइसिन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेज नहीं है, ठीक है, और ग्लाइक्सिलेट का ऑक्सीडेशन इज इम्पेयर्ड। दिस लीड्स टू हाइपरऑक्सिलूरिया, ठीक है, एंड रिकरेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सलेट स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। ऑक्सलेट का अमाउंट बहुत ज्यादा, ऑक्सलेट एक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा ग्लाइसिन में, तो ऑक्सलेट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अपनी बॉडी में बढ़ेगा तो यूरिन में एक्सक्रीट होगा और बार बार यूरिन में आएगा तो किडनी में डिपॉजिट्स हो जाएंगे और उसके स्टोन्स बनेंगे। कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं, फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनते हैं एंड ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं किडनीज में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरेटर में, ठीक है। मेपल सिरप यूरिन डिजीज, दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जो आपको डिफरेंट क्लास में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इज सिस्टीन्यूरिया। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्लाइसिन और मेथियोनिन का पूरा पाथवे और प्लस आपको क्लिनिकली ज्यादा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिजीज कौन कौन से हो रहा है, क्लिनिकल पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सिस्टीन्यूरिया। सिस्टीन्यूरिया में क्या है, देयर इज अ डिफेक्ट इन द रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सिस्टीन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। Since cysteine is sparingly soluble, it deposits in the kidneys and form stone. किसके? सिस्टीन स्टोन्स। पहले किसके बन रहे थे? ऑक्सलेट के। यानी ग्लाइसिन डिफेक्ट में आपको अगर पूछा जाए इनबोर्न एरर्स ऑफ ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म, तो यू विल बी लाइक ऑक्सलूरिया, और आपसे सिस्टीन को पूछा जाए तो सिस्टीन्यूरिया। द डिफेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लाइसिन, आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन। लेकिन ये किडनी के पीछे क्यों पड़े हुए सभी अमीनो एसिड्स? किडनी ही क्यों इन्वॉल्व हो रही है?
यस, बिकॉज दीज आर एक्सक्रीटेड बाय द रिनल सिस्टम, है ना। यूरिया बनता है यूरिन में, सबसे मेन क्या होता है वाटर के बाद? यूरिया। यूरिया किससे बनता है? अमोनिया। अमोनिया कहाँ से आता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अमीनो ग्रुप किस में होता है? अमीनो एसिड्स में, जो कि प्रोटीन का पार्ट है। फैट में होता है क्या अमीनो ग्रुप? कॉम्प्लिकेटेड फैट में हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स में अमीनो ग्रुप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से डिजीज ज्यादा हो रहे थे? लीवर वाले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में सब कुछ लीवर से रिलेटेड चल रहा था, राइट। और फैट्स में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? हार्ट, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स पे, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म बट ब्लड वेसल्स में स्टार्ट होता है, एंडोथेलियम में। माइलिन शीथ नहीं, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं होगा ना। माइलिन शीथ न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे, बन चुके होते हैं। लीवर को आपने काट दिया, रीजनरेट कर जाएगा। न्यूरॉन्स कभी रीजनरेट नहीं करते। दीज आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। वो तो आपको फिर कोई बर्थ का डिफेक्ट हो तो अलग बात है, ठीक है। सो नहीं, लिपिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल डाइजेशन? एंडोथेलियम से होता है ना स्टार्ट, ब्लड वेसल में स्टार्ट होता है इसका मेटाबॉलिज्म, नहीं पता? एपोप्रोटीन्स, लिपिड्स सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए उनको लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट करा जाता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड काइलोमाइक्रोन्स। ये सब कहाँ जाते हैं? ब्लड वेसल में। फिर वो एपोसी जो होता है वो लाइगेंड, एज ए लाइगेंड एक्ट करता है। तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज, एलपीएल। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, यानी लाइपोप्रोटीन को तोड़ने वाला। तो कहाँ स्टार्ट हुआ मेटाबॉलिज्म? ब्लड वेसल में हुआ ना। जो ब्लड वेसल में सब कुछ हो रहा है, अगर फैट्स ज्यादा होते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? ब्लड में। ब्लड में होंगे तो आर्टरी में डिपॉजिट होते हैं, आर्टरी में डिपॉजिट तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो कौन इफेक्ट होगा? वेसल्स, वेस्कुलर सिस्टम का हेड कौन है? एचओडी कौन है? हार्ट। ओबेसिटी आते ही सबसे पहला रिस्क क्या आता है? फैट, ओबेसिटी, हार्ट अटैक। कार्बोहाइड्रेट, लीवर। अल्कोहल, लीवर। अमीनो एसिड्स, किडनी। क्योंकि अमीनो एसिड में सबसे डेंजरस पार्ट जो है दैट इज नाइट्रोजन ओनली। अमोनिया इज टॉक्सिक, है ना। तो वो बहुत इसका इसलिए इसका सबसे मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो डाइट कंट्रोल होता है अमीनो एसिड्स में, बिकॉज मोस्टली द अमीनो एसिड्स असेंशियली होते हैं। तो आप उसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हो, या डेफिशिएंट है तो भी आपको डाइट में देना है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन किससे होता है? प्रोटीन। प्रोटीन इज अगेन अमीनो एसिड। तो इसमें इसका मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट जो है वो एग्जाम्स में हमेशा, एग्जाम में कभी भी आपको पूछना हो ना इंपॉर्टेंट क्या है, जस्ट आस्क योर सेल्फ वाई इंपॉर्टेंट क्या होता है। कोई डॉक्टर है, सपोज उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं करनी आती, इट्स ओके। सपोज उसको डायरिया की मेडिसिन नहीं पता, यू लाइक हाउ, इजंट इट? इंपॉर्टेंट चीज मेडिकल फील्ड में वो होती है जो सबसे कॉमन होती है, कॉमन डिजीज डे टू डे लाइफ में जो रिलेट करती है ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो होती है जो इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होती है। जैसे आपके पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट इज एसिड बेस। एसिड बेस इम्बेलेंस होते ही, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होते ही विद इन आवर्स पेशेंट डेटोरेट कर देता है। उसे हार्ट अटैक आ सकता है, उसे ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग होती है और जो मोस्ट कॉमन होती है वही टॉपिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओके, हमें स्टोन्स बन गए, ऑक्सलेट के भी बन गए और सिस्टीन के भी बन गए। नाउ होमोसिस्टीन्यूरिया, दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन द कन्वर्जन ऑफ मिथ्योनिन इनटू सिस्टीन। सिस्टाथायोन सिंथेस इज सीवियरली डेफिशिएंट। हमने ये तो कहा था कि कुछ कुछ डेफिशिएंट होगा और कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन चल रही है, ए से बी बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सी। अब वो सी नहीं है तो बी तो बनेगा ही नहीं। तो बी के ना होने से, डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स आएंगे वो भी आएंगे, प्लस ए के एक्यूमुलेट होने से जो सिस्टम जो इफेक्ट्स आएंगे वो भी आएंगे, प्लस अगर ए किसी और टॉक्सिक चीज में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे।
इसका टिपिकल एग्जांपल वैसे फिनाइलकीटोन यूरिया है, उसमें हर चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है. सो देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ होमोसिस्टीन which is converted into homocysteine, analog to conversion of cysteine into cysteine. So urinary excretion of homocysteine is increased, plasma methionine and homocysteine levels are increased. Homocysteine is also a risk factor for atherosclerosis. This is a new study, इतनी न्यू भी नहीं है, 5-6 साल हो गए इसको, लेकिन होमोसिस्टीन लेवल्स चेक कराते हैं आजकल वेदर द पर्सन इज प्रोन टू हार्ट अटैक और नॉट. ये लास्ट वाले बच्चों को तो मजा ही आ गया बीच में. यस लास्ट में प्लीज स्टैंड अप. ग्रे स्वेटर पहन रखे क्या है? हाँ स्पेक्स में लास्ट में लेफ्ट साइड, लेफ्ट में. हाँ तुम्हें ही बोल रही हूँ. हाँ हाँ हाँ. गुड मॉर्निंग. क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? हाँ अमाइनो एसिड कौन सा पढ़ाया अभी? So I won. Come in front. क्या कर रहे थे आप पीछे? क्या रोल नंबर है? क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे? दिखाओ. तो आपको सिस्टीन यूरिया पढ़ रहे थे अभी आप अकेले अकेले? हम सब तो होमोसिस्टीन पढ़ रहे हैं, राइट और रॉन्ग? बीच में बैटमैन कहाँ से बनने लग गया है? So urinary excretion of homocysteine is increased, plasma methionine and homocysteine levels are increased. The clinical features include thrombotic phenomena. Why? Because I बताया ना आपको, homocysteine led to the atherosclerosis. Then osteoporosis, dislocation of lenses in the eye, mental retardation, then ischemic heart vascular disease. Okay. Accumulation of homocysteine causes abnormal cross-linking of the collagen, abnormalities in the ground substance of walls of blood vessels, and increased platelet adhesiveness. That's why it causes ischemic heart disease, because there is increased platelet adhesiveness. Now, dislocation of ocular lenses and osteoporosis occur due to abnormal collagen. Thrombotic phenomena occur because of abnormalities in the walls of the blood vessels, and increased platelet adhesiveness and abnormal vessel wall cause ischemic heart disease, cerebral thrombosis, and peripheral vascular disease. Ischemic vascular disease occur at a young age, and homocysteine has been described as the new cholesterol because of its propensity to cause ischemic vascular disease. Okay? Yes. लास्ट में प्लीज स्टैंड अप. ये एप्रन रखा हुआ है ना ऊपर छुपने के लिए. हाँ तुम दोनों खड़े हो जाओ. हाँ आप बेटा ग्रीन स्वेटर. हाँ आप, आपके साथ वाले भी, आपके साथ आप ही तो. सो ओके क्लास प्लीज कीप क्वाइट. हाँ व्हाट इज द न्यू कोलेस्ट्रॉल? पिंक इज द न्यू ब्लैक. हाँ सिस्टीन. सिस्टीन अब बताओ. Homocysteine has been described as the new cholesterol. Yes, either boys. Fourth boy, please stand up. इधर से. फोर्थ पीछे वाली रो में. काउंट कर लो बेटा. 1 2 3 4 करो. What's the new cholesterol? I won again. रोल नंबर क्या है?
अभी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ ले अब। यस, थर्ड स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, प्लीज स्टैंड अप। क्या रोल नंबर है? हाँ, छाछ पी। ओके। बट अभी तो इतनी गर्मी आई नहीं है, फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी, फिर तुम छुट्टी लोगे, फीवर हो गया, नहीं लेगा? ठीक है, सो टेल मी व्हाट्स द न्यू कोलेस्ट्रॉल। अरे वाह, किसने बताया? यस, सेकंड गर्ल फ्रॉम लेफ्ट। इधर इधर। हाँ। मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। सो माय क्वेश्चन इज, मिथ्योनिन कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है? विच ग्रुप ट्रांसफर इज मिथ्योनिन? अब बताओ। यस, सेकंड स्टूडेंट जस्सू के पास। मिथ्योनिन कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है? एक्सीलेंट, मिथाइल ग्रुप। एंड व्हाट्स द न्यू कोलेस्ट्रॉल? वेरी गुड, सिट डाउन। उमंग, व्हाट्स द न्यू कोलेस्ट्रॉल? एक्सीलेंट, सिट डाउन। सिट डाउन बेटा। The charge is good, healthy. So every diagnosis and a low methionine, early diagnosis and a low methionine, high cysteine diet prevent most of the clinical abnormalities. Pyridoxine supplements may be given to activate the residual cystathione synthetase. Hyperhomocystinemia may also occur due to deficiency of some vitamins, especially folic acid and vitamin B12. In such cases, vitamin supplements correct the abnormalities.